हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज आकाश चंद्रा एंड वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। मैं हूं आपका आकाश चंद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुमेन ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, उन्हीं को हम लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। इन निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ज्योग्राफी को डिफाइंड नहीं करता है। एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, भाई ज्योग्राफी तो एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है भाई, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चीजों को कोरिलेट करके पढ़ते हैं एक से दूसरे की तरफ, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन तो है भैया ज्योग्राफी। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। बी ऑप्शन है आपका, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। भाई सही है भाई, ज्योग्राफी में जो है हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इंटर रिलेशनशिप, मतलब आपसी सह संबंध को पढ़ते हैं बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, इंसान और जो वातावरण होता है उसके आपसी सह संबंध को पढ़ते हैं। सी कह रहा है आपका सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म। सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म तो बिल्कुल है, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था। ज्योग्राफी का जो नेचर एंड स्कोप है उसमें भाई जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म है, मतलब इसमें दो सिद्धांत कार्य करते हैं, मतलब सॉरी इसमें दो क्रियाएं कार्य करती है। एक तो ह्यूमन होता है और वह जो उसके एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट से जो प्रभावित होता है, ये चीजें इस तरह से कार्य करती हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन ही बचा ना, तो ठीक है। तो भाई डी जब बचाई है तो यही गलत है। नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। भाई ये वाला प्रेजेंट जो इस टाइम के लिए, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसके लिए पर्याप्त नहीं है, यानी उपयुक्त नहीं है, यानी सत्य नहीं है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डी गलत है, बाकी सभी ठीक है, इसको तो पढ़ना ही नहीं है आंख मीच के भाई। जब तीनों सही हैं तो चौथा तो अपने आप में गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फर्स्ट का सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। कह रहा है इनमें में से कौन सा इज नॉट अ सोर्स, मतलब सोर्स मतलब क्या होता है, संसाधन होता है, ठीक है, स्रोत होता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होती है, यानी भौगोलिक जो हमें इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन आप जानते होंगे ना, जो भौगोलिक जानकारियां मिलती हैं, तो जो भौगोलिक जानकारियों का जो स्रोत है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। भाई ट्रैवलर अकाउंट से हमें ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, ओल्ड मैप से हमें पता चलता है, सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल से भी पता चलता है, एंशिएंट एपिक, इससे। अब चारों ऑप्शन देखो ध्यान से, ठीक है। इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का कौन सा सोर्स नहीं है। ट्रैवलर्स के अकाउंट, भाई जब यात्री एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं तो वहां की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं भैया। तो जो ट्रैवलर्स अकाउंट है वो है सोर्स है भाई ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। ओल्ड मैप जो होते हैं वो भी हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। जो पुराने मैप होते हैं वो भी हमें भौगोलिक स्थितियों, मतलब जानकारियों के बारे में बताते हैं। जो पुराने मैप की कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे नदियां हैं। सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून। भाई मून से क्या मतलब पड़ा हमारा, यहीं पे थोड़ा सा चकड़ी खा जाओगे आप। सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, जो मून से हमें सैंपल प्राप्त होते हैं उससे हम क्या करेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए इसको। और एंशिएंट एपिक्स जो होती हैं, जो पुरानी कथाएं होती हैं, उनसे भी हमें जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो यही गलत है जो हमने लगा रखा है, सी ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड एनवायरमेंट, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंटरेक्ट करता है बिटवीन द पीपल एंड एनवायरमेंट। भाई लोग और उनके आसपास का वातावरण के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन मतलब होता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, पीपल परसेप्शन, अवधारणाएं, लोगों की अवधारणाएं, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन ब्रदरहुड, माने आपसी भाईचारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड एनवायरमेंट। भाई लोग और जो एनवायरमेंट होता है उनके साथ जो सबसे मेन फैक्टर है वह टेक्नोलॉजी होता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम आसपास के एनवायरमेंट को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, बात खत्म। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का जो आपका एमसीक्यू था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे कि मैंने क्लास में पढ़ाई थी। अब कह रहा है इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी का, बाकी सभी अप्रोच हैं। एरियल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल भैया, एरियल डिफरेंशिएशन कहाँ में, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एरियल डिफरेंशिएशन बताते हैं, बिल्कुल। क्षेत्रीय विषमताओं के बारे में बताते हैं, स्पेटियल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, जो अलग अलग जगह के शायद सूक्ष्म जीव होते हैं, इसको एक बार देख लेना, ये मैंने पढ़ा है वैसे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सूक्ष्म जीवों के बारे में भी हम ज्योग्राफी में बताते हैं। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, और डी है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन तो बताते ही हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। एक्सप्लोरेशन तो आप जानते हो, एक्सप्लोर करते हो, और डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करते हो। एक्सप्लोर तो जानते हो ना भाई, नई नई चीजों के बारे में खोजना, एक्सप्लोर करना। और डिस्क्रिप्शन भी भाई ज्योग्राफी में बताते हैं, वर्णन भी करते हैं किसी भी चीज का। लेकिन क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन नहीं बताया कभी भी। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा के बारे में नहीं बताया, मात्रा के आधार पर कोई क्रांति हुई हो ऐसा कोई नहीं बताया ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला, ऑप्शन काफी इजी थी इसलिए इजी लगा। आगे है, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देने हैं, इन अबाउट 30 वर्ड में इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको डिफाइन करना है ह्यूमन ज्योग्राफी को, कि आखिरकार ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। ठीक है, तो डिफाइन करते हुए चलते हैं इस तरह से विद्यार्थियों, कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल। जो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम ऐसे बता सकते हैं भाई, इसमें ऐसे संबंध दिखा सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का, बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स। भाई ह्यूमन ज्योग्राफी जैसा कि क्लास में पढ़ाया था, इसमें भैया संबंध बताते हैं, और जो संबंध बताया जाता है वह बताया जाता है फिजिकल, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स का। इन सभी के बीच संबंध बताया जाता है। ठीक है, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world। अभी हम लोग पढ़ के गए थे स्पाटियल ऑर्गेनिज्म, किस तरह से सूक्ष्म जीवों के साथ इंसान का विकास हुआ था, किस तरह से चीजें बनी थी, किस तरह से नए नए फेनोमेना हुए थे, या किस तरह से इंसान का जो उत्पत्ति हुई थी वो भी एक फेनोमेना है भाई, एक घटना है। एंड हाउ दे कम आउट, और किस तरह से इनका विकास हुआ। सोशल एंड अबाउट द इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही साथ हमें ज्योग्राफी में सामाजिक और आर्थिक भाई डिफरेंसेस भी दिखाते हैं, विभिन्नताएं भी दिखाते हैं। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के आधार पर, पूरे विश्व के आधार पर सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को भी दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द राडजेल जैसा कि आप पढ़ोगे भाई, एनसीईआरटी पढ़ोगे जब आप 12th की, तो उसमें जो पहली परिभाषा राडजेल की दे रखी है, इन्होंने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी है भैया, एक सिंथेटिक स्टडी है। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित हो, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। सीधी सीधी परिभाषा है भाई, ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय समाज और पृथ्वी का जो सतह होता है उसका संबंध को बताता है। अकॉर्डिंग टू द एलएनसी सैंपल, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एलएनसी सैंपल ने क्या बताया, जैसा कि इनका नाम है सैंपल की तरह ही इन्होंने परिभाषा दी है भाई। अनरेस्टिंग, एक ये रिलेशनशिप दिखाता है, संबंध दिखाता है बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन। एक ऐसा मतलब इंसान जो है ना, वो कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है कभी, इसलिए उसको अनरेस्टिंग मैन कह रहा है, बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन, क्योंकि इंसान कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। और अनस्टेबल अर्थ, और उसी तरह से अर्थ भी कभी भी रुकती नहीं है, वो अनस्टेबल है, क्योंकि हमको पता है अर्थ हमेशा मूव करती रहती है, हमेशा अपने आप को बदलती रहती है, हमेशा अपने आकार में परिवर्तन करती रहती है। ठीक है, और कांस्टेंट तो है ही नहीं, सभी को पता है भैया, मोशन में है, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन सबको पता होगा। अकॉर्डिंग टू पॉल वाइडल डी वेल्चे, ये आप लोग पढ़ लेना, दो परिभाषा वैसे सफिशिएंट होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। नेम द सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें सिर्फ आपको आंसर देना है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सब फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, सब फील्ड पूछ रहा है, किसकी, ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड। तो बिहेवियरल ज्योग्राफी होती है, व्यवहारिक भूगोल होती है,
ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, किस तरह से सभी समाज का भला किया जाए, इसके लिए भी एक ज्योग्राफी की एक शाखा है, भूगोल की एक शाखा है। ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चर ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस तरह से ये ज्योग्राफी की शाखाएं हैं, इनको आप देख सकते हो भाई। हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू द अदर सोशल साइंसेस, ये वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह से संबंधित है अन्य सामाजिक सामाजिक विज्ञान से। क्वेश्चन ये है, मतलब किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, सोशल साइंस से रिलेटेड है ह्यूमन ज्योग्राफी। बिल्कुल रिलेटेड है भाई। ह्यूमन ज्योग्राफी एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट, सभी तत्वों का, ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो इंसान के जीवन में महत्व रखती हैं या इंसान के जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, या ह्यूमन लाइफ से उनका संबंध होता है, इंसानी जीवन से उनका संबंध होता है। एंड द स्पेस थ्योरी ऑक्वर ओवर, स्पेस का मतलब होता है जगह, और इसी तरह से स्पेस थ्योरी भी बनी है कि इंसान के जीवन में कौन कौन से एलिमेंट महत्व रखते हैं, कौन कौन से तत्व महत्व रखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट हैं। द ह्यूमन ज्योग्राफी एज्यूम्स ए हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इसीलिए जो ह्यूमन ज्योग्राफी है एज्यूम करते हैं इसको हाईली, मतलब एक बहुत उच्च तरह का संबंध बताता है इंसान और प्रकृति के बारे में। इट डेवलप क्लोज इंटरफेस with sister disciplines like social science in order to understand and explain the human elements on the surface of the earth। यह एक तरह से विकास करता है, एक क्लोज इंटरफेस बताता है जो भूगोल की अन्य शाखाएं हैं जैसे सोशल साइंसेस के साथ, जिसके द्वारा हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है, एंड एक्सप्लेन भी कर पाते हैं ह्यूमन एलिमेंट्स के बारे में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के सतह पर स्थित हैं। विथ द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, जैसे ही नॉलेज बढ़ती है, न्यू सब फील्ड्स इमर्ज एंड इट हैज फर्दर एक्सपेंडेड रियल्म ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे ही नॉलेज बढ़ती जाती है, नई नई शाखाएं ह्यूमन ज्योग्राफी की आगे आती जाती हैं, और इस तरह से हम उसको एक्सपेंड करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो थियोरेटिकल है, ऐसा कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं है इसमें, क्वेश्चन इतना ज्यादा समझाने लायक नहीं है, क्योंकि बस नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको बस आपको एग्जांपल देके बता देना है और कुछ नहीं करना है। एग्जांपल विद सोशल ज्योग्राफी, जो सामाजिक भूगोल होता है, देयर आर फॉलोइंग सब फील्ड्स होती हैं, कुछ निम्नलिखित सब फील्ड्स होती हैं विद इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस, जो इंटरफेस दिखाती है विद सिस्टर डिसिप्लिन, मतलब सिस्टर डिसिप्लिन का मतलब होता है बहनें, सिस्टर का मतलब बहनें, और डिसिप्लिन का मतलब होता है शाखाएं, है ना, मतलब सोशल साइंसेस की जो अन्य शाखाएं उनके साथ ज्योग्राफी का संबंध दिखाती हैं। अब कौन कौन सी सब फील्ड्स होती हैं जो ज्योग्राफी का संबंध दिखाती हैं भाई? बिहेवियर ज्योग्राफी क्या साइकोलॉजी के साथ संबंध दिखाती है। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वेलफेयर की बात, भाई सोशल वेलबींग समाज का भला करना है भैया। वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, लोगों का भाई आर्थिक रूप से आप लोगों का भला करोगे तो हम समाज का अपने आप भला हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ लेजर सोशियोलॉजी, इसको देख लेना आप लोग। कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर ज्योग्राफी, इस तरह से ये प्रश्न है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इतना ही आपको करना है कि भाई नेचुरलाइजेशन दिखाना है किस तरह से इंसान का प्रकृतिकरण हुआ था। ओके, इंसान के प्रकृतिकरण के बारे में आपको दिखाना है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इंसान अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, जो आसपास का वातावरण होता है जिसको इंसान फील कर सकता है, वह टेक्नोलॉजी के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है, अन्यथा कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके साथ इंसान अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्शन हो सके, है ना। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट
human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create। भैया आपको स्पेस पे जाना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया आपने किस तरह से हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किया, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है भैया किस तरह से आपने स्पेसशिप बनाया, और पर ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आपने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया स्पेसशिप बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना भाई? It is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help। कौन से टूल इस्तेमाल किए हैं इंसान ने, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। टूल का मतलब होता है यंत्र, एंड टेक्निक्स का मतलब होता है कौन कौन सी टेक्निक्स उसने इस्तेमाल की हैं। टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट, जिसके द्वारा उसने भाई उत्पादन किया है और चीजों को बनाया है। टेक्नोलॉजी जो होती है भैया इंडिकेट करती है, दिखाती है द लेवल ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है वह सामाजिक और आर्थिक विकास दिखाती है और समाज का। इन अर्ली स्टेजेस, प्रारंभिक वर्षों में, ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जब प्रारंभिक वर्षों में इंसान, जैसे आप याद करिए जैसे प्रारंभिक वर्षों में इंसान कैसे था, जैसे दीपेश की तरह था, ललित की तरह था, है ना। तो जब इंसान जंगलों में रहता था, तो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जब वह एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट हुआ अर्ली स्टेजेस में, जब उसने विकास करना स्टार्ट किया, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्टेड विद एनवायरनमेंट विद हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। तो दीपेश और ललित भैया जब पहले आदि मानव थे, तो जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने नेचर के साथ क्या हुआ, इंटरेक्ट किया भाई। उन्होंने जो हथियार टूल्स बनाए, वो औजार भैया, जैसे स्टोन एज आपने पढ़ा होगा, तो दीपेश और ललित ने स्टोन एज में भैया पत्थर के औजार बनाए थे, पत्थर के। Hence nature played a dominant role over humans। इस तरह से जो प्रकृति ने एक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाई है इंसानों के ऊपर। ह्यूमन बींग्स वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर। इंसान प्रभावित है प्रकृति के द्वारा, एंड अडेप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। और इंसान ने प्रकृति को अडॉप्ट किया है, जिसके थ्रू वह नेचर को डिक्टेट कर रहा है, नेचर पर ही अब अपनी चला रहा है, मतलब प्रकृति पर अपनी चला रहा है इंसान। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की है भाई, डिक्टेट का फॉर्म ले रहा है। डिक्टेट का मतलब वैसे ताना सा होता है, अपनी अपनी चलाना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन व्हेन ह्यूमन सोसाइटी वाज एट प्रिमिटिव एज ऑफ डेवलपमेंट एंड हेंस अडॉप्टेड इटसेल्फ एज पर द नेचर। मतलब इस तरह का जो इंटरेक्शन था भैया, जब इंसान एक प्रिमिटिव था, प्राचीन काल का इंसान था, तो उसने कुछ इस तरह का अडेप्शन लिया था, जिसके थ्रू वह अपने आप को नेचर के साथ अडेप्ट कर सके, ठीक है। इटसेल्फ एज पर नेचर, मतलब प्रकृति के अनुसार वो बिहेव कर सके। यानी जो प्राचीन मानव था वो प्रकृति के अकॉर्डिंग कार्य करता था, है ना। प्रकृति पर ज्यादा विश्वास करता था, प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा विश्वास करता था। लेकिन आज का जो आधुनिक मानव है वह ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है ना। इज कॉल्ड, इसीलिए कहते हैं इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, आल्सो नोन एज द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। मतलब इंसान का किस तरह से प्रकृतिकरण हुआ था, इंसान का किस तरह से प्रकृतिकरण हुआ, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। बिल्कुल आदि मानव का नेचुरलाइजेशन हुआ था, अब नहीं होगा भैया। जैसे अंशिका और परमजीत का नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के रूप में नहीं है, ललित और दीपेश दोनों का हुआ था भाई। ये अंशिका और परमजीत दोनों बच्चे जो है अब आधुनिक इंसान बन गए हैं, लेकिन दीपेश और ललित दोनों के दोनों जो है प्राचीन मानव हैं। और इसी को हम लोग क्लास में हमने डिस्कस किया था, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्या होता है भाई, किस तरह से नेचुरलाइजेशन हुआ था ह्यूमंस का, किस तरह से इंसान प्रकृति पर पूर्णतः डिपेंड था, यही था एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। दिस इज द स्टेज ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस हु लिसन टू नेचर। ये वो स्टेज था जिसमें इंसान नेचुरलाइज था, जिसमें इंसान प्रकृति की सुनता था, ठीक है, लिसन करता था नेचर की। आर अफ्रेड ऑफ नेचर, प्रकृति से डरता था, बिजली से डरता था, बिजली चमकती थी, बारिश से डरता था, आंधी से डरता था, पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। ऑल एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव की जितनी भी क्रियाएं थी, दिस स्टेज ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये सारी की सारी इसलिए क्रियाएं ऐसी किया करता था क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था उसकी कमी थी भाई, इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो दीपेश और ललित पहले गुफाओं में रहते थे, इसीलिए भाई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी इतनी, एंड अंडरस्टैंडिंग
of nature, human beings are not able to loosen the shackles of nature, hence follow it, and all their actions are guided by the nature. तो इतनी भैया टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि प्रकृति को समझ सके, इसलिए इंसान जो है आर नॉट, भाई प्रकृति को खोना नहीं चाहता था, हिंस इसलिए वह प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं थी उनके अकॉर्डिंग ही चलता था, गाइडेड आर बाय द नेचर, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलता था और प्रकृति को फॉलो करता था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन कैन स्टिल बी सीन इन द ट्राइबल सोसाइटीज। अभी भी अगर आपको इस तरह का नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जो आपका टॉपिक है, या मानव का प्रकृतिकरण अगर आपको टॉपिक देखना है, तो ट्राइबल सोसाइटीज में जाना है। जो आदिवासी लोग होते हैं वो अभी भी इसी तरह से प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, प्राकृतिक लाइफ जीते हैं, ठीक है, नेचुरल लाइफ जीते हैं, रिवॉल्व अराउंड द नेचर एंड देयर डेली रूटीन इज वेल निट विद द नेचुरल प्रोसेस। और उनकी जो डेली रूटीन होती है वह जुड़ी हुई होती है भाई एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो अंततः मैं ये ही कहूंगा कि ना तो हमें भाई हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और ना ही हमें एकदम से, मतलब हमें एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस तरह से यूज कर लिया कि हमने जो इंसान की एक वास्तविकता थी कि भाई इंसान क्यों इंसान है, या इंसान के होने के कारण कौन कौन सी चीजें हैं, यानी बिना प्रकृति के तो इंसान जी ही नहीं सकता है, बिना नेचर के इंसान जी ही नहीं सकता है। तो हमें ये भी आज याद रखना पड़ेगा आधुनिक मानव होने के साथ। तो अंशिका और परमजीत बच्चों, आप दोनों को जो आधुनिक मानव हो गए हैं, आपको दीपेश और ललित से पूछना है कि प्रकृतिकरण का क्या महत्व होता है। थैंक यू।